गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एथेनॉल ब्लेंडिंग। टॉपिक आपके इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशन वाइड रोल आउट हो चुका है E20 फ्यूल का, एथेनॉल 20 फ्यूल का, मतलब 20% जो है, जिसमें पेट्रोल में 20% जो है एथेनॉल डाला जाता है। लेकिन इससे कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं कि माइलेज इससे कम हो जाती है और व्हीकल को डैमेज भी होता है, क्योंकि इथेनॉल जो है वो कोरोसिव होता है नेचर में और उसका एनर्जी कंटेंट भी कम होता है। तो इंडिया जो है वो लैंडमार्क ट्रांजिशन कर चुका है नेशन वाइड E20 फ्यूल को रोल आउट करके, मतलब पेट्रोल जो कि 20% एथेनॉल से ब्लेंडेड है। तो ये टारगेट इनिशियली हमारा था 2030 तक अचीव करने का, लेकिन इसको हमने 5 साल पहले ही अचीव कर लिया 2025 में। अब इससे एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो हमारी अचीव होगी, शुगर केन फार्मर्स को सपोर्ट होगा, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स जो है वो कम होंगे। और इथेनॉल है क्या? एक अल्कोहल बेस्ड बायोफ्यूल है जो टिपिकली डिराइव्ड होता है फ्रॉम शुगर केन, मेज एंड अदर बायोमास सोर्सेज। इसकी ब्लेंडिंग जो है पेट्रोल से, वो कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करती है। गवर्नमेंट का जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम है जो 2003 में लॉन्च किया गया था, उसमें हमने पहले 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव की 2022 में, और 2025 में हमने E20 रोल आउट कर दिया। अब E20 प्रोग्राम जो है, इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल लगभग 50,000 करोड़ हर साल का बचा रहा है, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो रहे हैं। और इससे जो है इकोनॉमिक सपोर्ट फार्मर्स को भी मिलता है। मैक्रो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही हैं कि कुछ डिबेट्स हो रही हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से जो है उससे माइलेज ड्रॉप हो जाती है। इथेनॉल में 30% लेस एनर्जी होती है पर लीटर दैन पेट्रोल। तो ये एनर्जी डेफिसिट जो है वो ट्रांसलेट होता है फ्यूल कंजम्पशन इंक्रीज करके हमारे पर किलोमीटर में। गवर्नमेंट का कहना है कि माइलेज लॉस बहुत ही कम है, सिर्फ 1 से 2% ही है जो E10 डिज़ाइंड व्हीकल्स हैं। और जो अ, बाकी के व्हीकल्स हैं उनके लिए 3 to 6% का लॉस है। लेकिन अगर इंजन की ट्यूनिंग सही से कर दी जाए तो मिनिस्ट्री कह रही है कि एफिशिएंसी लॉसेस को बहुत ही कम किया जा सकता है। लेकिन एस्टिमेट्स कह रहे हैं अब इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा कि रियल वर्ल्ड माइलेज जो है वो लगभग 6 to 7% कम हो जाती है, और खासकर उन व्हीकल्स में जो कि ऑप्टिमाइज नहीं है E20 के लिए। लेकिन इससे भी बड़ा कंसर्न क्या है? व्हीकल की मेंटेनेंस। इथेनॉल जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होती है, मतलब मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करती है एटमॉस्फेयर से, जिसकी वजह से कोरोजन हो सकती है मेटल कंपोनेंट्स की, डिग्रेडेशन हो सकती है रबर और प्लास्टिक कंपोनेंट्स की, ऑल्ट्रेशन हो सकती है एयर फ्यूल रेशियो की, जिससे कंबशन और परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। जो ओल्डर व्हीकल्स हैं जो डिज़ाइन नहीं थे E20 के लिए, वो सफ़र कर सकते हैं इंक्रीज वेयर एंड टेयर को, इंक्रीज वेयर एंड टेयर से, और उससे हाई मेंटेनेंस कॉस्ट हो सकती है। ठीक है। तो अब इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स क्या है इसमें? हीरो मोटर कॉर्प का कहना है व्हीकल्स जो 2023 अप्रैल से पहले बने हैं उनको इंजन मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, उनके रबड़ कंपोनेंट्स को भी रिप्लेस करने की ज़रूरत है ताकि वो सेफली रन हो सकें E20 पे। टीवीएस मोटर कंपनी ने भी कहा है कि इथेनॉल का कोरोसिव नेचर जो है वो री इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट दिखा रहा है कंपोनेंट्स की, ताकि प्री मेच्योर वेयर और कंपैटिबिलिटी इशूज़ ना आए। तो इसी ट्रांजिशन को सपोर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स ने कहा है कि अब हम E20 कंपैटिबल मॉडल्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। अब E20 ट्रांजिशन जो है वो ऑलरेडी टेक्निकल चैलेंजेस तो पोज कर रहा है, लेकिन डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि फ्यूचर में E30 और E40 तक हम जाएंगे। अब जब तक E20 से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व नहीं किया जाता, तब तक E30 और E40 पर जाना जो है वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट शॉर्टेज क्राइसिस। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपने MiG-21 फाइटर जेट्स को सितंबर 2025 में रिटायर कर देगा, और लगभग 6 डेकेड की सर्विस के बाद ये जेट्स जो है वो रिटायर होने वाले हैं। इससे रिड्यूस होगी IAF की फाइटर स्ट्रेंथ 29 स्क्वाड्रॉन्स पर पहुंच जाएगी, जो कि वेल बिलो है सैंक्शन 42 की स्ट्रेंथ से। अब इंडियन एयरफोर्स वेट कर रहा है डिलीवरीज ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A अपनी फ्लीट को रिप्लेनिश करने के लिए, खासकर MiG-21 की रिप्लेसमेंट थी ये MK-1A। चाइना जो है वो अपनी एयर पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका है। 1300 फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट और 2 फिफ्थ जनरेशन जेट्स जो है उन्होंने जो है वो इंडक्ट किए हैं, जिससे कि इंडिया की अर्जेंसी बढ़ रही है कि उनको 400 से 450 एडवांस कॉम्बैट जेट्स जो हैं वो कम से कम होने चाहिए, ताकि स्ट्रेटजिक पैरिटी चाइना के साथ बना सके। अब MiG-21 क्या है? सिंगल इंजन सिंगल सीटर मल्टी रोल फाइटर एंड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है, जो बैकबोन था इंडियन एयरफोर्स की फॉर डेकेड्स। इसको 1963 में एज एन इंटरसेप्टर पहली बार इंडक्ट किया गया था। इंडिया ने 700 MiG-21 जो है वो प्रोक्योर किए हैं आज तक,
जो लेटेस्ट वन है वो बिसन है, ठीक है। तो 1962 की वॉर के टाइम पर चाइना के से जब हुई थी तब इंडिया ने मिग 21 जो है लिए थे। इसको फिर लाइसेंस लेकर प्रोड्यूस किया गया एच द्वारा। सीरीज़ ऑफ क्रैशेस हुए जब साल 2000 में, क्योंकि एडवांस्ड जेट ट्रेनर्स नहीं थे उस समय, तो इसको इन फेमस टैग मिला फ्लाइंग कॉफिन्स का। एडवांस्ड वेरिएंट्स जैसे कि मिग 21 बिसन जो है वो अब फेज आउट किए जा रहे हैं। आईएएफ की जो स्ट्रेंथ है, फाइटर स्ट्रेंथ, वो भी 29 स्क्वाड्रंस पर है, जो कि बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 42। तो आईएएफ एक सिग्निफिकेंट डिप्लेशन भी फेस कर रहा है अपनी कॉम्बैट फ्लीट में इम्पेंडिंग रिटायरमेंट के बाद, मिग 21 की और जैगवार्स की बाय 2030। तो इससे जो है स्ट्रेंथ जो है वो लगभग 16 स्क्वाड्रंस की रिड्यूस हो जाएगी। तो आईएएफ का स्क्वाड्रन काउंट जो है वो 30 से बिलो हो चुका है इन द कमिंग ईयर्स। और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो है मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट या इंडिजिनस एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो अभी डेवलपमेंट में ही है, तो इनकी टाइमलाइंस जो है वो अनसर्टेन है। तो करंटली आईएएफ ऑपरेट करता है सिर्फ 2 स्क्वाड्रंस एल सी एम के वन के, और जो मोर एडवांस्ड वर्जन है MK1A, वो मैन्युफैक्चरिंग डिलेज फेस कर रहे हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के जो है था जो एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था 2021 में 83 MK1A को जो है आईएएफ ने प्रोक्योर करना था, जिसकी डिलीवरी मार्च 2024 में मिलनी थी, लेकिन वो पोस्टपोन हो चुकी है। $6.5 बिलियन की एचएएल के साथ डील हुई थी कि 83 तेजस MK1A जेट्स जो है वो दिए जाएंगे मार्च 2024 से, लेकिन अभी तक एक भी एयरक्राफ्ट जो है वो एचएएल ने नहीं दिया है। अब प्रोडक्शन को एक्सपीडिट कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि 8 जेट्स जो है वो इसी फिस्कल ईयर में मिलेंगे, बाकी के 2028 तक मिलेंगे। तो इन डिलेज को एड्रेस करने के लिए एम्पावर्ड कमेटी फॉर कैपेबिलिटी एनहांसमेंट ने आइडेंटिफाई किया है कि वेंडर इकोसिस्टम इंप्रूवमेंट्स, MK1A जो रिप्लेस करेगा मिग 21 को, वो HAL बना रहा है, और LCA MK2 भी जो है वो बनाएंगे 99 इंजन जब रिसीव होंगे GE एयरोस्पेस से प्रोडक्शन के लिए। इंडिया ने 272 SU-30 MKIs भी जो है वो रशिया से लिए हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है वो 12 न्यू भी प्रोक्योर करने को कहा है, जो कि इंजन लाइसेंस इंजन लाइसेंस लेकर प्रोड्यूस किए जाएंगे HAL द्वारा। अब आईएएफ जो है वो एक एम्बिशियस प्लान रख के बैठा है कि वो 600 फाइटर जेट्स इंडक्ट करेगा इन द नेक्स्ट 2 डेकेड्स, और जिसमें कि सबसे ज़्यादा LCA वेरिएंट्स का के ऊपर फोकस रहने वाला है। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर्स जो है नेवी के लिए भी प्रोक्योर किए जाने वाले हैं। तो इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है लिमिटेड इंपोर्ट ऑफ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स ऑल्सो, जैसे रशिया का SU-57 और अमेरिकन F-35, ठीक है। अभी रिसेंटली न्यूज़ थी कि अमेरिकन F-35 को तो इंडिया ने मना कर दिया है, बट रशियन SU-57 को शायद इंडिया एक्सप्लोर कर सकता है, स्पेशली व्हेन ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं, तो इंडिया इसकी तरफ मूव हो सकता है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है उसने भी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो है वो इनवाइट की है AMCA प्रोडक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आयुर्वेद आहार। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ कंसल्टेशन करके एक डेफिनेटिव लिस्ट निकाली है आयुर्वेदिक फूड प्रिपरेशंस की अंडर द कैटेगरी ऑफ आयुर्वेद आहार। तो आयुर्वेद आहार क्या है? वो फूड प्रोडक्ट्स जो कि हॉलिस्टिक डाइटरी प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा के साथ बनाए जाते हैं। अब ये प्रेपरेशंस एम्फेसाइज करती हैं बैलेंस, सीजनल सूटेबिलिटी, और इन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करना और हर्ब्स का यूज़ करना थेरेपेटिक बेनिफिट्स के लिए। तो ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है जो इंडिया को टाइम ऑनर्ड फूड विजडम जो है वो मेन स्ट्रीम में करने में हेल्प करेगा, और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2022 के इंट्रोडक्शन के साथ ये लाए जा रहे हैं। तो ये लिस्ट जो है वो डायरेक्टली क्लासिकल आयुर्वेदिक टेक्स्ट से जो है वो ड्रॉ की गई है, और फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को असिस्ट किया जाएगा और एक क्लियर और क्रेडिबल रेफरेंस जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदा आहार प्रोडक्ट्स की हो सकेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने रिसेंटली एक न्यू कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव लॉन्च किया है UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर, राइस फोर्टिफिकेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट बढ़ाने के लिए या फिर स्ट्रेंथन करने के लिए नेपाल में। तो UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है? एक ब्रांच है UN की जो डील करती है हंगर इरेडिकेशन और फूड सिक्योरिटी के साथ। वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है जिसको 1961 में एस्टैब्लिश किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 से ये गाइडेड है। इसको फंड किया जाता है वॉलंटरी डोनेशन से, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, कॉर्पोरेट से हो या प्राइवेट डोनर से। ये एक मेंबर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की, और इंडिया भी मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन का। और
1963 से इसके साथ काम कर रहा है। इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी 2020 में मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। टॉपिक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने रिसेंटली इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया है, जो कि एक टूल है जो कॉम्प्रिहेंसिवली ट्रैक करेगा, बेंचमार्क करेगा प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ की, कि उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी गोल्स कैसे अचीव किए हैं। तो ये इवेल्युएट करेगा, स्कोर करेगा सभी इंडियन स्टेट्स और यूटीज़ को आउट ऑफ 100 16 इंडिकेटर्स का यूज़ करते हुए 3 कोर थीम्स के अंदर: ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, ईवी रिसर्च एंड इनोवेशन स्टेटस। तो ये स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन को भी जो है वो अंडरस्कोर करेगा ये इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं NHIDCL। ये टॉपिक आपके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट है। तो जो सिक्किम और कालिम्पोंग से जो ट्रैफिक आ रहा है सिलीगुड़ी की तरफ, वो कुछ टाइम से सस्पेंडेड है बिकॉज NHIDCL वहाँ पर रिपेयर्स कर रहा है। NHIDCL क्या है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंडर, होली ओन्ड गवर्नमेंट एंटिटी है। ये कंस्ट्रक्ट, अपग्रेड, वाइडन करता है नेशनल हाईवेज़ को उन पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जो कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के पास में पड़ते हैं या शेयर करते हैं। ठीक है, तो NHIDCL के डोमेन जो है वो यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार आइलैंड, उत्तराखंड और पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर आता है। तो इसमें टनल्स बनाना, लॉजिस्टिक्स हब, इंटरस्टेट और इंटरनेशनल रोड लिंकेजेस देना, एडवांस मोबिलिटी फैसिलिटीज़ देना, ये सब इनका एम्बिट में आता है। तो ये एग्जीक्यूटिव आर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विजन की भी, जो कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी को रियलाइज़ करना चाहता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साहेल रीजन। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रशिया ने अपनी ग्रिप टाइटन की है साहेल रीजन ऑफ वेस्ट अफ्रीका में की न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन करके नाइजर के साथ। तो साहेल रीजन क्या है? सेमी एरिड रीजन है वेस्टर्न और नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका का। 5,000 किलोमीटर की बेल्ट ऑफ लैंड है ये, और ये स्ट्रेच होता है अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट से लेकर रेड सी तक। एक ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन एरिड सहारा टू नॉर्थ एंड बेल्ट ऑफ ह्यूमिड सवानास टू द साउथ। सेनेगल, मॉरिटेनिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, शैड, सूडान और एरिट्रिया इस एरिया में आते हैं। और 1960 से जब से इन्होंने इंडिपेंडेंस गेन की है, तब से यहाँ पर जो है वो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एक्सपीरियंस किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं RS-28 सारमाट। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे यूएस और रशिया के बीच में टेंशंस एस्केलेट हो रही हैं, स्पॉटलाइट आ रही है वन ऑफ द वर्ल्ड का डेडलीस्ट वेपन्स जो रशिया के न्यूक्लियर आर्सेनल में है, RS-28 सारमाट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको नेटो सैटर्न 2 कहता है। तो RS-28 सारमाट रशिया का न्यू जनरेशन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 3 स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल है जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। मतलब अर्थ का पूरा अर्थ के किसी भी कोने में इससे जो है वो अटैक किया जा सकता है। वर्ल्ड का हैवीएस्ट ICBM है। मैक्सिमम स्पीड इसकी मैक 20 है, जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा स्पीड रशिया के ने दिखाई है। तो इसमें 16 इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है ये कैरी कर सकता है, और 2000 टाइम्स एज पावरफुल ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिलीवर कर सकता है जितने जो है हिरोशिमा नागासाकी पर यूज़ हुए थे। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is ethanol blending. This topic is important for environment and economy section. So amid the nationwide rollout of E20 fuel, concerns have been raised about reduced mileage and vehicle damage due to ethanol's corrosive nature and lower energy content. Okay, so we have achieved a landmark success with the nationwide rollout of E20 fuel, that is petrol blended with 20% ethanol. The target, which was initially set for 2030, has been met 5 years ahead of its schedule in 2025. This move bolsters energy security. It also supports sugarcane farmers and cuts crude oil imports. Ethanol is an alcohol based biofuel which is typically derived from sugarcane, maize, and other biomass sources. It is blending with petrol. Its blending with petrol reduces carbon emissions also. Government's ethanol blended program was launched in 2003, and we achieved the 10% ethanol blending milestone in 2022. In 2025, E20 rollout was declared complete nationwide. So E20 program is estimated to reduce India's crude oil import bill by over 50,000 crore annually and reduce carbon dioxide emissions also. It also provides significant economic support to farmers. So there are basically macroeconomic environmental benefits also. So
But there are concerns. For example, there is also drop in mileage, which is reported because ethanol contains about 30% less energy per liter than petrol, and it also basically increases fuel consumption per kilometer driven. So, mileage, as per the government, the mileage loss is minimal, which is about 1 to 2% for E10 designed vehicles, calibrated for E20, and 3 to 6% for others. But independent experts have confirmed that real world mileage loss could be as high as 6 to 7%, particularly for vehicles which are not optimized for E20. But the more serious concerns relates to vehicle maintenance because ethanol is hygroscopic, which means that it absorbs moisture from the atmosphere. It can lead to corrosion of metal components, degradation of rubber and plastic components, alteration of air fuel ratio, affecting the combustion and performance. So, older vehicles which are not designed for E20 may suffer from increased wear and tear, leading to higher maintenance costs. Even the industry has responded to it. So, Hero MotoCorp has stated that vehicles manufactured before April 2023 may require engine modifications and replacement of rubber components to safely run on E20. Similarly, TVS Motor Company has said that ethanol's corrosive nature requires re-engineered components so as to prevent premature wear and compatibility issues. Okay, manufacturers are also now producing E20 compatible models. So while we are transitioning towards E20, discussions have already begun on potential future blends like E30 or E40. Okay, so we need to pause for a bit until the problems that are associated with E20 are addressed. So the next topic is IAF's fighter jet shortage crisis. This topic is important for your security section. IAF will retire MiG-21 fighter jets in September 2025, marking their sixth decade of service. This will reduce IAF's fighter strength to 29 squadrons, well below the sanctioned 42. And IAF is awaiting delayed deliveries of LCA Mk1A to replenish its fleet. Meanwhile, China has significantly bolstered its air part with 1304 1300 fourth generation aircraft and two fifth generation jets, highlighting the urgency for India to induct 400 to 450 advanced combat jets to maintain strategic parity. MiG 21, which was inducted in 1963, was an interceptor. It's a single engine, single seater, multi role fighter and ground attack aircraft, which has served as the backbone of Indian Air Force for decades. India has procured over 700 MiG 21s across different variants. Okay, so it was inducted after the 1962 war with China. It has been licensed produced by HAL. However, a series of crashes in 2000s, partly due to the lack of advanced jet trainers, earned them the infamous tag of flying coffins. Advanced variants like MiG-21 Bison are now being phased out. So IAF's fighter strength currently stands at 29 squadrons, which is far below the sanctioned strength of 42. So IAF is facing a significant depletion in its combat fleet with impending retirement of MiG 21s and Jaguars by 2030, which will reduce its strength by around 16 squadrons. So, IAF's squadron count would fall below 30 in the coming years, and the future projects like medium role fighter aircraft and indigenous advanced medium combat aircraft are in development. The timelines of them remain uncertain. But the IAF operates only two squadrons of LCA Mk1, and the more advanced Mk1A variant faces manufacturing delays. The 6.5 billion deal, which was signed with HL to deliver 83 Tejas Mk1A, which were to be delivered in March 2024, is facing significant delays because not a single aircraft has been delivered yet. Production has now been expedited with eight jets expected to be delivered this year, and the rest by 2028. So, Empowered Committee for Capability Enhancement has identified key vendor ecosystem improvements. MK1, which was designed to replace aging MiG 21s, is critical for IAF's fleet. HAL is also working on LCA Mk2, and it is set to receive 99 engines from GE Aerospace for ongoing production. India has procured 272 Su 30 MKIs from Russia also, and recently, in December, 12 new Su 30 MKIs were also given a go ahead with engines license produced by HAL. So IAS has an ambitious plan to induct over 600 fighter jets in the next 2 decades. Twin engine deck based fighter
for the Navy is also on the drawing board. India is exploring the limited import of fifth generation fighters also, like Russia's Su-57 and American F-35. Aeronautical Development Agency is also inviting private sector participation of AMCA production also. Okay. So the next topic is Ayurveda Ahar. This topic is important for your social issues. So Food Safety and Standards Authority of India in consultation with Ministry of Ayush has released a definitive list of Ayurvedic food preparations under the category of Ayurveda Ahar. Ayurveda Ahar refers to food products developed in line with holistic dietary principles of Ayurveda. These preparations emphasize balance, seasonal suitability, and using natural ingredients and herbs known for their therapeutic benefits. This significant step brings India's time honored food wisdom into the mainstream following the introduction of food safety and standards regulations in 2022. The list draws directly from the classical Ayurveda texts. This initiative aims to assist food business operators by providing a clear and credible reference to the manufacturer of Ayurveda Ahar products. So the next topic is UN World Food Program. This topic is important for your international relations. So India has launched a new collaborative initiative with the support of UN World Food Program to strengthen rice fortification and supply chain management in Nepal. So UN World Food Program is a branch of UN which deals with hunger eradication and promotes food security in the world. It is the world's largest humanitarian agency and it was established in 1961. It is guided by the SDG 2. So it is funded by voluntary donations from governments, corporates, and private donors. It is a member of UNDP, and India has been a member of this organization, and it has been functioning in India since 1963. It was also awarded the Nobel Peace Prize in 2020. So the next topic is India Electric Mobility Index. This topic is important for your economy section. Niti Aayog has launched this India Electric Mobility Index, which is a key tool to comprehensively track and benchmark the progress of states and union territories in achieving the electric mobility goals. So this index tracks, evaluates, and scores all Indian states and UTs out of 100 across 16 indicators under three core themes. Um, Transport electrification progress, charging infrastructure readiness, EV research and innovation status, and this index underscores the importance of state level coordination also. Okay. So the next topic is NHIDCL. This topic is important for your economy section. So traffic from Sikkim and Kalimpong to Siliguri and vice versa on NH10 remained suspended due to repairs by NHIDCL, which is a central public sector undertaking under Ministry of Transport. It is a wholly owned government entity. It is dedicated exclusively for the task of constructing, upgrading, widening national highways in parts of the country which shares international borders and with neighboring countries. So NHIDCL's domain extends to Jammu Kashmir, Ladakh, Andaman Nicobar Islands, Uttarakhand, and entire northeast region. Its ambit includes tunnels, logistic hubs, interstate and international road linkages, and advanced mobility facilities. As the executing arm of the Government of India, it also serves as the executive arm of the Government of India's vision to realize the Act East policy. So it is playing a pivotal role in the nodal agency as a nodal agency in the northeastern region. So the next topic is Sahel region. This topic is important for your international relations. Russia has tightened its grip over the Sahel region in West Africa, signing a key nuclear agreement with Niger recently. So Sahel region is a semi-arid region of Western and North Central Africa. So it's a 5,000-kilometer belt of land. Thus, it stretches from Africa's Atlantic coast to the Red Sea. It forms a transitional zone between arid Sahara to the north and belt of humid savannas to the south. It runs through portions of the countries of Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Chad, Sudan, and Eritrea. Since it gaining independence since 1960s, many countries of this region have experienced violent extremism. Okay. So the next topic is RS-28 Samart. This topic is important for your security section. So as have escalated between US and Russia, spotlight is back on one of the deadliest weapons in Russia's nuclear arsenal called the RS-28 Sarmat intercontinental ballistic missile, dubbed as Satan II by NATO. So it is Russia's new generation intercontinental ballistic missile. It's a three-stage liquid missile fueled missile with a range of 18,000 kilometers. It is the world's heaviest ICBM with a launch weight of about 208 tons. Its maximum speed is about Mach 20. It can carry up to 16 independently targetable nuclear warheads as well as Avangard hypersonic glide vehicles. Sarmat could deliver warheads 2,000 times as powerful as the atom bombs which were dropped on Hiroshima and Nagasaki in 1945. Okay.
So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.